नमस्कार साथियों। आज मैं एक ऐसी सेक्स कांड के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आज़ाद भारत की इतिहास का सबसे बड़ा सेक्स कांड है। शायद अब आज़ाद भारत के इतिहास में कभी दोबारा ऐसा कांड नहीं होगा। लाखों लोगों की आस्था का केंद्र अजमेर दरगाह से जुड़े कुछ लोगों ने इस शिकार को अंजाम दिया। जब ये जुल्म हो रहा था तो पुलिस से लेके पत्रकार तक अपने आंखों पे पट्टी बांध के ये जुल्म होते हुए देख रहे थे। सन 1990 की शुरुआत में एक हैवानियत और दरिंदगी का खेल शुरू होता है और यह जो खेल है वो राजस्थान के अजमेर के एक अमीर, प्रतिष्ठित और बहुत बड़े घरानों वाला परिवार, चिश्ती परिवार के दो लड़की फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती के द्वारा किया जाता है। ये जो चिश्ती परिवार है, अजमेर दरगाह की जितनी देख होती है, रख रखाव होता है, सब चिश्ती परिवार के द्वारा ही होता है। और उस समय चिश्ती परिवार का दो लड़कों का बहुत चलता था, फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती। अगर अजमेर में किसी को भी सहायता की आवश्यकता होती थी तो वो फारूक चिश्ती के पास आता था। फारूक चिश्ती उसका सहायता जरूर करता था। फारूक चिश्ती उस समय कांग्रेस युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष था और जो नफीस चिश्ती था वो भी कोई मंत्री था जिला लेवल का। उस समय अजमेर में गैस पाइपलाइन की काम चल रहा था और अजमेर में उस समय दो जो स्कूल था, बहुत नामी स्कूल था, एक सावित्री स्कूल और दूसरा सोफिया सेकेंडरी स्कूल। तो सावित्री स्कूल की एक लड़की थी जिसे राजनीति में बहुत ज़्यादा रुचि था और वो गैस कनेक्शन भी चाहती थी। तो वो अपने एक लड़के मित्र से इसके बारे में बताई। तो वो जो लड़का है वो उस लड़की से कहता है कि सिर्फ एक ही इंसान है जो मदद कर सकता है तुम्हारा। तो वो बोली कौन? तो लड़का बोला कि फारूक चिश्ती। तो एक दिन ये लड़का लड़की दोनों फारूक चिश्ती के पास जाते हैं। लड़की पूरी बात बताती है कि मुझे गैस कनेक्शन चाहिए और मुझे राजनीति में आना है। तो फारूक चिश्ती जो है उसकी बात सुन लेता है और एक सप्ताह के अंदर उस लड़की के घर गैस पाइपलाइन का काम हो जाता है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। हर दिन की भांति लड़की एक दिन स्कूल से घर जा रही थी, तब तक उसके पास आके गाड़ी रुकता है और गाड़ी में कुछ लड़के बैठे थे। लड़की उस गाड़ी को देख के पहचान गई और उसमें बैठे लड़कों को भी देख के पहचान गई। वो गाड़ी फारूक चिश्ती का था और वो लड़के फारूक चिश्ती के दोस्त थे। ये लड़की जो है बराबर इन लोगों से मिलने जाती थी, तो इसी कारण ये लड़की उन लोगों को पहचान ली। तो लड़के उस लड़की से कहते हैं कि हम भी तुम्हारे घर की तरफ चल रहे हैं, बैठ जाओ, तुम्हें चल के तुम्हारे घर की तरफ छोड़ देंगे। लड़की बैठ गई, लेकिन लड़की को ये नहीं पता था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। अभी गाड़ी कुछ ही दूर गया था, तब तक गाड़ी ने क्या किया, रास्ता बदल दिया। लड़की को यहाँ शक हुआ। वो लड़के से पूछी कहाँ जा रहे हो? तो लड़कों ने कहा कि भाई ने तुमको बुलाया है, उनके फार्म हाउस पे चलो, उनसे मिल लेना। लड़की भी चली गई। कहीं लड़की तो बराबर मिलने जाती ही थी, तो चली गई कि चलो आज मिल ही लेती हूँ। जब वो फारूक चिश्ती के फार्म हाउस पे गई तो फारूक चिश्ती ने उसे अपने रूम में बुलाया और उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद फारूक चिश्ती लड़की का नंगा फोटो खींच लिया और कहा कि अगर तुम ये बात किसी को भी बताओगी तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर तुम्हारा नंगा फोटो निकलवा के शहर के हर चौराहे, हर गली में टांग दिया जाएगा। लड़की बेचारा डर और लाज की वजह से किसी को ये बात नहीं बताई। फिर कुछ दिन बाद लड़की स्कूल से घर जा रही थी, गाड़ी आती है, वही लड़के थे। फिर लड़की बैठ के फारूक चिश्ती के फार्म हाउस पे जाती है। इस बार जो है पहले फारूक चिश्ती लड़की के साथ रेप करता है, उसके बाद उसके दोस्तों ने भी मिलके उस लड़की के साथ रेप किया। जो पिछली बार लड़की का नंगा फोटो लिए थे उसकी तस्वीर ये निकलवा लिए थे। तो अंत में वो क्या किए कि उस लड़की को उसकी नंगी तस्वीर दिखाई और बोले कि अगर तुम अपना फोटो वापस चाहती हो या चाहती हो ये फोटो फट जाए, जल जाए, तो अगली बार जब तुम आना तो अपने एक किसी महिला दोस्त के साथ आना। और वो क्या किए, उस लड़की को एक तारीख दे दी है। लड़की फारूक चिश्ती के पैर में गिर के रोने लगी, दया की भीख मांगने लगी, लेकिन इन दरिंदों पर थोड़ी भी दया नहीं आया, ये नहीं माने। फिर कुछ दिनों के बाद लड़की अपनी एक महिला मित्र को किसी बहाने फारूक चिश्ती के फार्म हाउस पे ले जाती है। फिर फारूक चिश्ती ने इस लड़की के साथ भी सेम ऐसा ही खेल खेला। लड़की के साथ रेप किया, उसका नंगा फोटो लिया और उसे वही धमकी दिया कि किसी से बता दोगी तो तुम्हारा हत्या कर दिया जाएगा, तुम्हारा नंगा फोटो लगवा दिया जाएगा।
और फिर फारूक चिश्ती इस लड़की से बोला कि अब तुम जब अगली बार आना तो एक अपनी महिला मित्र को लेके आना, अपने एक दोस्त को लेके आना। ऐसे ही ये सिलसिला शुरू हो गया। पहले कुछ लड़कियां, फिर कुछ लड़कियों की संख्या दर्जनों में बदल गई। अब लड़कियों की संख्या दर्जनों से बदल के सैकड़ों में हो गई। जब लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी, लड़कियों की संख्या सैकड़ों में हो गई, तो फारूक चिश्ती तो पहले सिर्फ अपने ही फार्म हाउस पे बुलाता था लड़कियों को। अब क्या किया, संख्या बढ़ने के कारण ये लड़कियों को दूसरे जगह भेजना शुरू कर दिया और अपने फार्म हाउस पे बड़ी बड़ी पार्टियां रखना शुरू कर दिया। जब ये अपने फार्म हाउस पे पार्टी रखता था तो उसमें बड़े बड़े लोगों को बुलाता था और लड़कियों को भी बुलाता था। पार्टी खत्म होने के बाद लड़कियों को नशा दे के, कुछ लड़कियों को ऐसे ही कई लोग मिलकर उनका बलात्कार करते थे। फारूक चिश्ती का एक मित्र था, महेश रुदानी। महेश रुदानी का कलर का लैब था। फारूक चिश्ती जितना भी फोटो खींचता था वो महेश रुदानी के लैब में भेजता था फोटो बनवाने के लिए। पहले के जब फोटो लिया जाता था वो रील वाले कैमरे से लिया जाता था कि रील से ही फोटो बनता था। ये महेश जो रुदानी था वो पहले सिर्फ फोटो फारूक चिश्ती को ही देता था और कुछ नहीं करता था। जैसे जैसे लड़कियों की संख्या बढ़ी, महेश रुदानी का काम भी बढ़ा। और जब महेश रुदानी का काम बढ़ा तो ये अपने लैब में आदमियों की संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया। अब महेश रुदानी ने क्या किया, जब लड़कियों का फोटो आता था तो ये सिर्फ एक फोटो फारूक चिश्ती को देता था और उसी फोटो का 5-6 कॉपी अपने पास रख लेता था। अब लैब वालों ने भी लड़कियों के साथ ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया। फोन करके लड़कियों को अपने पास बुलाते थे, उनका रेप करते थे और यहाँ तक उनसे पैसा भी मांगते थे। जब लैब वालों का इन सब चीज़ों से मन भर गया तो वो क्या किए, लैब वाले लड़कियों का फोटो बेचना शुरू कर दिए। अब जो व्यक्ति लड़कियों का फोटो खरीदता था, लड़कियां उनके पास आती थी, उनका रेप किया जाता था। समय ऐसा आ गया कि किसी लड़की को एक दिन में 10 से 15 आदमी के साथ संभोग करना पड़ता था। इस गिरोह में कुल मिला जुलाकर लड़की, फोटो और ब्लैकमेलिंग का एक ऐसा जाल बिछा जिसमें अजमेर शहर की लगभग 250 लड़कियां फंस गई। कुछ रिपोर्ट ये कहते हैं कि ये जो संख्या थी 500 तक थी। इस गिरोह में सबसे ज़्यादा अमीर घर की लड़कियां थी। यहाँ तक इस गिरोह में IAS तक की भी बेटियां थी। और इस कांड में सबसे अधिक सोफिया सेकेंडरी स्कूल की लड़कियों को ही निशाना बनाया गया। कहते हैं ना कि जब चारों तरफ से दरवाज़ा बंद हो जाता है तो भगवान का दरवाज़ा खुलता है। भगवान के यहाँ अंधेर है, अंधेर नहीं। महेश रुदानी के लैब में एक पुरुषोत्तम नाम का लड़का काम करता था। एक बार पुरुषोत्तम देखता है कि उसका जो एक पड़ोसी है देवेंद्र जैन, वो अडल्ट मैगजीन पढ़ रहा था। तो पुरुषोत्तम देवेंद्र जैन से कहता है कि तुम ये क्या पढ़ रहे हो, चलो मैं तुमको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा कि तुम चौंक जाओगे। देवेंद्र जैन पुरुषोत्तम के साथ जाता है। पुरुषोत्तम देवेंद्र जैन के साथ पहले डील करता है। जब डील हो जाता है तो वो देवेंद्र जैन को फोटो देता है लड़कियों का। जब देवेंद्र जैन लड़कियों का फोटो देखता है तो एकदम चौंक जाता है। उस फोटो में सबसे अधिक जो लड़कियां थी उसी शहर की थी। उस समय अजमेर में एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध अखबार चलता था, दैनिक नवज्योति, जिसके संस्थापक थे दीनबंधु चौधरी जी। जो देवेंद्र जैन था वो दीनबंधु चौधरी जी का करीबी था। वो ये सब फोटो ले जाके दीनबंधु चौधरी जी को देता है, पूरी बात बताता है कि अजमेर में ऐसा ऐसा खेल चल रहा है। अब दीनबंधु चौधरी जो क्या करते हैं, सबूत इकट्ठा करने में लग जाते हैं। लगभग कई महीनों के बाद दीनबंधु चौधरी जी को सैकड़ों प्रूफ मिलते हैं और ये जो है प्रूफ लेके अधिकारियों के पास जाते हैं। वो जिस अधिकारी के पास जाते थे, फारूक चिश्ती की नाम सुनकर कोई भी अधिकारी सामने नहीं आता था। यहाँ तक कि वो उस समय जिला अधिकारी के पास भी गए, SP के पास भी गए। एक अधिकारी के द्वार से दूसरे अधिकारी के द्वार पर जाते थे, लेकिन फारूक चिश्ती की डर के कारण कोई सामने नहीं आता था, कोई तैयार नहीं होता था कि मुकदमा किया जाए। वो कई नेताओं के पास भी गए, लेकिन कोई भी नेता रेडी नहीं हुआ। जब दीनबंधु चौधरी जी हर जगह दौड़ के हार गए तो उन्होंने अंत में निर्णय लिया कि इस खबर को मैं अखबार में छापूंगा। 22 अप्रैल सन 1992 को उन्होंने अपनी अखबार दैनिक नवज्योति में इस खबर को छापा। उम्मीद थी कि खबर छपने के बाद प्रशासन कुछ कार्रवाई करेगी, लेकिन ठीक इसका विपरीत हुआ। प्रशासन ने यह कह के इस आरोप को ख़त्म कर दिया कि सिर्फ छापने के आधार पर कुछ नहीं होगा जब तक हमको प्रूफ नहीं मिलेगा। इस घटना के ठीक 23 दिन बाद 15 मई सन 1992 को दीनबंधु चौधरी जी क्या करते हैं कि लगभग दर्जनों लड़कियों की नंगी तस्वीर के साथ पूरी खबर को डिटेल्स में छाप देते हैं। और जो ये लड़कियों की तस्वीर छापे थे तो चेहरा धुंधला कर दिए थे।
अब जब अगले दिन न्यूज पूरे अजमेर में बटी तो अजमेर में हड़कंप मच गया। लोग सड़क पर उतर गए, तोड़फाड़ करने लगे और लोग कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग करने लगे। कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है 3 दिनों के लिए अजमेर बंद करने की घोषणा की। माहौल पूरा दंगे की तरह माहौल हो गया था, जिसके कारण प्रशासन को पहली बार अजमेर में NSA लगाना पड़ा। लेकिन पुलिस अभी भी धीमे काम कर रही थी। पुलिस ने यह कहा कि सिर्फ हम फोटो के आधार पे किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे या कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक लिखित FIR नहीं आ जाता है। उस समय अजमेर में नवज्योति के अलावा एक और अखबार चलता था, लहरों की बरखा, जिसके संस्थापक थे मदन सिंह जी। मदन सिंह भी अब इस मामले में कूद पड़े और वो भी इस मामले की जांच शुरू कर दी। मदन सिंह अब इस मामले में डेली नया नया खुलासा करने लगे। अब जब नया नया खुलासा होने लगा तो लोगों में और आक्रोश बढ़ने लगा। तो हुआ ये कि अब मदन सिंह को फारूक चिश्ती के आदमी द्वारा धमकी मिलने लगी। अंत में एक बार मदन सिंह जी पे हमला होता है, जिसमें वो घायल हो जाते हैं और उनको अस्पताल में भर्ती किया जाता है। जब ये अस्पताल में भर्ती थे मदन सिंह जी, तो उनकी सुरक्षा में पुलिसकर्मियों को लगाया गया था। उसके बावजूद भी फारूक चिश्ती के आदमियों ने अस्पताल में घुस के मदन सिंह को गोलियों से भून दिया। लेकिन दीनबंधु चौधरी जी पीछे नहीं हटे थे। वो अभी भी नवज्योति में इस खबरों को छापा करते थे। जब कोई भी लड़की FIR करने के लिए रेडी नहीं हुई तो अब यहाँ कुछ संस्थाओं को आना पड़ा। खासकर हिंदू जो संस्थाएं थी वो यहाँ आई और तस्वीर के आधार पे लड़कियों का पता लगा के जाकर उनको समझाया। जब संस्थाओं के द्वारा लड़कियों को समझाया गया तो 30 लड़कियां जाके लिखित तौर पे FIR दे दी। अब जब 30 लड़कियों ने FIR दिया तो लड़कियों के पास धमकी आने लगी और लड़कियों को दोबारा थाने आने के लिए नहीं कहा गया, जिसके कारण कुछ लड़कियां जो है दोबारा थाना नहीं गई और कुछ लड़कियों का परिवार अजमेर शहर छोड़ के कहीं दूसरा शहर चला गया। सबूत के तौर पे सिर्फ 2 लड़कियां बची। इन्हीं 2 लड़कियों के आधार पे कार्रवाई शुरू हुई और गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ। इस मामले का जो पहला FIR दर्ज किया गया था वो 30 मई सन 1992 को किया गया था। लेकिन पहले FIR में फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती का नाम नहीं था। जांच आगे बढ़ा और अंत में इस पूरे सेक्स कांड का मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और सैयद अनवर चिश्ती को बताया गया। FIR के दर्ज पे कुल 18 लोगों की पहचान आरोपियों के रूप में की गई। पुलिस चार्जशीट ले जाकर कोर्ट में पेश की। 3 मास्टरमाइंड सहित 12 लोगों पर चार्जशीट फाइल हुई। जो इस पूरे मामले का सुनवाई चल रहा था वो अजमेर उच्च कोर्ट में चल रहा था। लगभग 6 साल की सुनवाई के बाद अजमेर उच्च कोर्ट ने 8 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इस सज़ा पाए लोगों के अलावा बाकी लोगों पे अभी भी जांच चल रही थी, जिसके कारण कुछ आरोपी शहर छोड़ के भाग गए, जिसमें से नफीस चिश्ती भी था और एक जो आरोपी था वो खुद को सुसाइड कर लिया। सन 2003 में नफीस चिश्ती को पकड़ लिया गया। सजा पा रहे लोगों ने ही सजा के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी और कोर्ट इनकी सुन भी ली। राजस्थान हाई कोर्ट कई सबूत के आधार पे 4 आरोपियों को बरी कर देता है। ठीक सन 2004 में सुप्रीम कोर्ट आरोपियों की उम्र कैद की सजा को हटा के सिर्फ 10 साल की सजा कर देती है। फारूक चिश्ती इतना चालाक था कि वो फर्जी डिग्री के आधार पे खुद को पागल घोषित करवा लेता है, जिसे कोर्ट शुरुआती दौर में सच मान के उसे कोई सजा नहीं सुनाती और उसे बरी कर देती है। लेकिन सन 2007 में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को फिर से उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। फारूक चिश्ती को उम्र कैद हो जाता है, वो जेल चला जाता है। फारूक चिश्ती उम्र कैद की सज़ा काट रहा था, तब सन 2013 में राजस्थान कोर्ट ने ये कह के उसे रिहा कर दिया कि फारूक चिश्ती बहुत दिनों तक सज़ा काट चुका है। इस केस का एक जो आरोपी था सुहेल गानी, वो 26 साल से फरार था। सुहेल गानी 26 साल बाद 2018 में आकर कोर्ट में खुद को सरेंडर कर देता है। इसमें से अधिकांश जो आरोपी थे वो सन 2023 तक बेल पर वैसे ही घूम रहे थे, लेकिन सन 2024 में 20 अगस्त सन 2024 को एक पोक्सो कोर्ट ने 6 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है, जिसमें नफीस चिश्ती भी शामिल है और सुहेल गानी भी शामिल है।
1990 में शुरू हुआ यह खेल 1992 तक चला। दीनबंधु चौधरी जी ये भी दावा किए थे कि जो उस समय राजस्थान के तत्कालीन गृह मंत्री थे संपत राम, उनको भी ये खबर 1.5 से 2 माह पहले पता चल गया था और उनके पास भी लड़कियों की अश्लील फ़ोटो पहुंच गई थी। अजमेर सेक्स कांड हमें यह याद दिलाता है कि न्याय में देरी न्याय के इनकार के बराबर है। अगर किसी केस को निपटने में 30 साल लग जाए तो क्या ही मतलब रह जाता है। वो पीड़िताएं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपना भविष्य, अपना जवानी, अपना खुशी सब कुछ खो दिया, फिर भी उनको उनके हिसाब का न्याय नहीं मिला। यह मामला हम सबसे एक बड़ा सवाल पूछता है, क्या भारत कभी ऐसा व्यवस्था बना पाएगा जो पीड़िताओं को सुरक्षा और सम्मान दे सके?